नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट को बनाने के लिए आज करार होगा। इसको लेकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और ज्यूरिक कंपनी के प्रतिनिधि इस पर हस्ताक्षर करेंगे। करार के साथ ही 2023 में उड़ान शुरू होने की उम्मीद दोगुनी हो जाएगी। एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में 29,500 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। सरकार ने PLI के तहत मोबाइल उत्पादन के 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। योजना के तहत देसी विदेशी कंपनियों के 11,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसके तहत 5 साल में 10.5 लाख करोड़ के मोबाइल का उत्पादन होगा। इसमें लावा, माइक्रोमैक्स जैसी घरेलू कंपनियों के साथ सैमसंग जैसी विदेशी कंपनियों को भी मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने 11 केंद्रीय कानूनों को तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर में लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बदल जाने के चलते 10 राज्य कानूनों की शब्दावली को भी संशोधित किया जाएगा। बता दें, कुछ महीने पहले भी केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए ऐसी ही एक अन्य अधिसूचना जारी की थी। हाथरस मामले की जांच कर रहे SIT को 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि CM योगी के आदेशों के बाद विशेष जांच दल को अपनी रिपोर्ट देने का समय 10 दिन बढ़ा दिया गया है। बता दें कि SIT को आज अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपनी थी। हाथरस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 8 अक्टूबर का समय दिया है। याचिकाकर्ता और हाईकोर्ट की अधिवक्ता मंजूषा भारती ने याचिका में CBI जांच, पीड़ित परिवार को मुआवजा और सुरक्षा देने सहित कई मामले उठाए हैं। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर गिरफ्तार हुई रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। रिया को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। रिया को पासपोर्ट जमा करना होगा, साथ ही उन्हें मुंबई से बाहर जाने की मंजूरी नहीं मिलेगी। जब भी रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, उन्हें हाजिर होना होगा। वहीं रिया के भाई शोभिक की जमानत याचिका खारिज हो गई है। ड्रग पेडलर बासित परिहार की भी बेल को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुंबई साइबर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें बताया गया कि महाराष्ट्र सरकार और पुलिस को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर 80,000 से ज्यादा फर्जी अकाउंट्स बनाए गए थे। पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने बताया है कि साइबर सेल इस मामले की अब विस्तृत जांच करेगी। राहुल गांधी ने चीन के साथ सीमा पर चल रहे गतिरोध को लेकर PM मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर UPA सत्ता में होती है तो पड़ोसी देश हमारे देश की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उन्होंने कहा कि चीन के सैनिकों की हमारे देश में घुसकर मारने की हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि मोदी ने देश को कमजोर बना दिया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने मुठभेड़ में 2 दहशतगर्दों का सफाया कर दिया। खुफिया एजेंसियों को खबर मिली थी कि सुगन इलाके में आतंकी छिपे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों की टीम ने इलाके को घेर लिया और जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। अभी तलाशी अभियान जारी है। अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया की बातचीत के मुख्य वार्ताकार अब्दुल्ला 5 दिन दौरे पर भारत पहुंच गए हैं। अपने दौरे पर अब्दुल्ला PM मोदी, विदेश मंत्री S जयशंकर और NSA अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। इस दौरान अब्दुल्ला भारतीय नेताओं से अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति प्रक्रिया और द्विपक्षीय समझौतों के बारे में विचार साझा करेंगे। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 72,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 986 मरीजों की जान गई है। हालांकि इस दौरान 82,203 मरीज ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या 67,57,000 हो गई है। इनमें से 1,04,000 लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 60 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि अभी तक 10,53,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। अच्छी खबर यह कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,71,36,000 के पार पहुंच चुकी है। ब्राजील में एक दिन में 41,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। नेपाल सरकार के नए राजनीतिक नक्शा जारी करने के फैसले पर नेपाल के विशेषज्ञों की समिति ने प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को खरी-खरी सुनाई। विशेषज्ञों की समिति ने PM ओली को सुझाव दिया है कि नई दिल्ली के साथ बातचीत ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने कहा कि लद्दाख तनाव से भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद का मुद्दा और ज्यादा जटिल हो गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव में भाजपा और JDU 115 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने अपनी 121 सीटों के कोटे से विकासशील इंसान पार्टी को 6 सीटें दी हैं। वहीं JDU ने 122 सीटों के कोटे से जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 7 सीटें दी हैं। इस तरह बीजेपी और JDU अब 115 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने पहले चरण के लिए 21 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पटना के कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार देर रात सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। कांग्रेस इस बार महागठबंधन के साथ बिहार में चुनाव लड़ रही है। इस बार पार्टी को 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारने हैं।
बिहार चुनाव के बीच चिराग पासवान को झटका लगा। एलजेपी ने बिहार उपाध्यक्ष और भोजपुर से 4 बार विधायक रहे सुनील पांडे ने पार्टी छोड़ दी है। बताया जा रहा है कि सुनील पांडे इस बार तरारी से एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ये सीट एनडीए के कोटे में चली गई है। इसके बाद सुनील पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। 3 मंत्रियों प्रेम कुमार, राम नारायण मंडल और विजय कुमार सिन्हा पर भरोसा जताते हुए उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। इस सूची में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। भाजपा ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली निशानेबाज श्रेयसी सिंह को जमुई से टिकट दिया है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों को स्वीकृति दी गई है। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह मौजूद रहे। कृषि कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी की यात्राओं पर स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किसानों के पक्ष में नहीं बल्कि देश को लूटने वाले बिचौलियों के पक्ष में यात्राएं कर रहे हैं। ईरानी ने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी सपनों की दुनिया में रहते हैं। कांग्रेस अब सत्ता में वापस नहीं कर पाएगी। केंद्र सरकार ने किसान मजदूर संघर्ष समिति को 8 अक्टूबर को बातचीत का न्योता दिया है। समिति ने कहा है कि इसे नए कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए आमंत्रण मिला है। बता दें कि किसान 24 सितंबर से अमृतसर और फिरोजपुर में रेल पटरियों पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। भाजपा ने मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए सभी 28 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले सभी 25 विधायकों को टिकट दिया गया है। इनमें से अधिकांश ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। 14 विधायक वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री हैं। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने सीबीआई के दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे भाई शिवकुमार के आवास से 57 लाख नहीं सिर्फ 6,78,000 रुपए मिले हैं। वहीं सीबीआई ने एक दिन पहले कहा था कि तलाशी के दौरान उनके आवास से 57 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। केंद्र सरकार सौर उपकरण निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए प्लान बना रही है। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि सरकार ब्याज सहायता योजना लाने की तैयारी कर रही है। मंत्री ने यह भी संकेत दिया है कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं लगाने को लेकर जल्दी ही नीलामी होगी। सिंह ने कहा कि योजना के तहत भारत में बनी सौर ऊर्जा के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा। विद्युत निगम के निजीकरण के विरोध में हो रही कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समझौते के बाद ये निर्णय हुआ है। सरकार ने भरोसा दिया कि निगमों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। वर्तमान व्यवस्था में ही विद्युत वितरण में सुधार किया जाएगा। ड्यू रिसर्च सेंटर के एक नए सर्वेक्षण में बड़ी बात सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कई विकसित देशों में चीन के प्रति नकारात्मक धारणाएं तेजी से बढ़ी हैं, जिसमें विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। ये सर्वे उस समय आया है जब चीन पड़ोसियों सहित दुनिया भर के कई देशों के साथ विवादों में लिप्त है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने फेसबुक मामले में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है, जिसके अनुसार विधानसभा ने कहा है कि फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के खिलाफ कोई जबरिया कार्रवाई नहीं की गई है। उन्हें शांति और सौहार्द समिति के समक्ष पेश होने के लिए समन भेजा गया था। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत और कनाडा के बीच कृषि व्यापार में वृद्धि पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। तोमर ने कहा कि भारत कनाडा की सब्जियों और कृषि सामग्रियों का 5वां सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसपी को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने गेहूं और धान के अलावा किसी अन्य खाद्य पदार्थ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया था। वहीं कांग्रेस के नेता आज किसानों को गुमराह करने पर लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों को गिरफ्तार करने और पेश करने में पुलिस की अनिच्छा को लेकर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक गंभीर मामला करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ कई मामले लंबित हैं। पुलिस द्वारा इनकी पेशी न होने से मामलों की सुनवाई में देरी होती है। केंद्र सरकार जल्दी आने वाले त्योहारों को लेकर नया अभियान शुरू करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दिवाली, नवरात्र और दुर्गा पूजा त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है। मंत्रालय ने कहा है कि लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। बिहार चुनाव को जेएमएम ने महागठबंधन से अलग होने की घोषणा की है। जेएमएम ने आरोप लगाया कि आरजेडी ने उनके साथ राजनीतिक मक्कारी की है। जेएमएम ने 7 विधानसभा सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्टी ने कहा कि दूसरे और तीसरे चरणों के लिए कुछ अन्य सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतार सकती है। राम मंदिर के लिए तमिलनाडु में 4500 किलोमीटर की यात्रा तय करके 613 किलो का घंटा अयोध्या पहुंच गया है। इस घंटे के बजने से ओम की ध्वनि निकलेगी और इसकी आवाज 10 किलोमीटर तक सुनाई देगी। आपको बता दें कि तमिलनाडु की लीगल राइट काउंसिल की ओर से राम मंदिर को यह घंटा भेंट किया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर पुलिस ने दावा किया है कि बीजापुर में नक्सलियों ने आपसी लड़ाई में अपने 5 और सहयोगियों की जान ले ली है। अब तक ऐसी घटनाओं में 6 नक्सली जान दे चुके हैं। बस्तर पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज ने बताया है कि माओवादी संगठनों में निर्दोष ग्रामीणों की जान लेने को लेकर आपसी विवाद हुआ था।
बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त विक्रम दुरईस्वामी अपना चार्ज लेने ढाका पहुंच गए हैं। दुरई भारतीय विदेश सेवा के लिए 1992 बैच के अधिकारी हैं। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने जानकारी देते हुए कहा कि नवनियुक्त उच्चायुक्त दुरईस्वामी अपनी पत्नी संगीता के साथ ढाका पहुंचे हैं। वो उच्चायुक्त रीवा दास गांगुली का स्थान लेंगे। लद्दाख में एक ही दिन में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि लद्दाख क्षेत्र में 2 बार भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र जमीन में 10 किलोमीटर गहराई पर था। फिलहाल अब तक भूकंप से जान माल की हानि होने की कोई सूचना नहीं मिली है। हिमाचल की 9 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक टल गई है। इसकी वजह सीएम जयराम ठाकुर का क्वारंटीन होना बताया गया है। सीएम 3 दिनों के लिए क्वारंटीन हो गए हैं। बता दें कि कोरोना पॉजिटिव विधायक सुरेंद्र शौरी के संपर्क में आने के बाद सीएम ने खुद को क्वारंटीन किया है। अब सीएम का कोरोना टेस्ट भी होगा। ग्रेटर नोएडा के सिग्मा सेक्टर की इंडियन बैंक में हथियारबंद 3 बदमाश करीब 4 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने बैंक के कैशियर और ग्राहकों के साथ मारपीट भी की। अपर पुलिस आयुक्त लव कुमार ने बताया कि बदमाशों ने इंडियन बैंक में घुसते ही कैशियर को कवर किया और असलाह दिखाकर कैश लूट ले गए। भारतीय तटरक्षक बल के 7वें अपतटीय गश्ती पोत विग्रह का जलावतरण किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने 2015 में लार्सन एंड टुब्रो कंपनी को 7 ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसेल के निर्माण का ठेका दिया था। इसमें से अंतिम पोत का कत्तूपल्ली बंदरगाह में जलावतरण किया गया है। जलपोत विग्रह 98 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश भारत पासरकर ने वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री रहे दिलीप रे को आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों में दोषी पाया है। आपको बता दें कि अटलर सरकार में झारखंड के एक कोयला ब्लॉक आवंटन में घोटाला हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति माइक पेंस और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस के बीच आज चुनावी बहस होगी। दोनों नेता अमेरिकी चुनाव को लेकर साल्ट लेक सिटी में जनता के सामने अपनी बात रखेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय मूल की महिला बहस करेगी। राहुल गांधी ने पंजाब की एक रैली में 2 वीवीआईपी विमान खरीदने की चिंता की है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ पीएम मोदी 8,000 करोड़ के 2 विमान खरीदते हैं, दूसरी ओर हमारे सुरक्षा बल सीमा की रक्षा के लिए कड़ी सर्दी का सामना कर रहे हैं। राहुल ने कहा है कि विमान खरीदने की प्रक्रिया करीब 10 साल पहले यूपीए की सरकार के दौरान शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस की चुनावी रैली पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। रैली में स्वीकृत संख्या से ज्यादा लोगों की मौजूदगी के आरोप में पूर्व सीएम कमलनाथ समेत पार्टी के 9 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रैली के लिए प्रशासन ने 100 लोगों के मौजूदगी की अनुमति दी थी, जबकि वहां इससे ज्यादा लोग पहुंचे थे। 3 सदस्यों की नियुक्ति के साथ ही एमपीसी की बैठक आज शुरू हो गई है। आम लोग इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि आरबीआई एक बार फिर उन्हें ईएमआई पर कुछ राहत देगी। बता दें कि रिजर्व बैंक ने 28 सितंबर को एमपीसी की बैठक को आगे बढ़ाने के लिए टाल दिया था। समिति में स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्ति में देरी के कारण बैठक को टालना पड़ा था। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में रहने वाले नायब सूबेदार वीरेंद्र सिंह यादव अरुणाचल प्रदेश में उग्रवादी हमले में शहीद हो गए हैं। उनकी शहादत को नमन करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि सेना के जवान वीरेंद्र सिंह के बलिदान को यूपी की जनता नमन करती है। सीएम योगी ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल जारी है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख टेड्रोस ने कहा है कि सुरक्षित और कारगर वैक्सीन इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया के सभी नेताओं से वैक्सीन का समान वितरण सुनिश्चित कराने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आर्थिक राहत पैकेज पर बातचीत बंद करने का ऐलान किया है। इसके बाद अमेरिका के बाजारों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका में राहत पैकेज बंद होगा तो इसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ेगा। इसके चलते भारत के बाजारों में मंदी देखने को मिल सकती है। राजस्थान में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। राजस्थान के डीजीपी रहे भूपिंदर सिंह यादव ने पहले बीआरएस मांगा था। अब वरिष्ठ आईएएस पी रमेश ने भी बीआरएस के लिए आवेदन किया है। बताया जा रहा है कि पी रमेश अपने तबादले को लेकर गहलोत सरकार से नाराज हैं। सपा सांसद आजम खां की पत्नी तजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को जमानत मिल गई है। रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने दोनों को 3 मामलों में जमानत दी है। ये तीनों मामले रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में किसानों की जमीन के कब्जे से जुड़े हैं। आपको बता दें कि ये दोनों आजम खान के साथ सीतापुर जेल में बंद हैं।
सूर्य कुमार यादव की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हरा दिया। 5 मैचों में लगातार 2 हार के बाद ये मुंबई की लगातार तीसरी जीत थी। टॉस जीतकर मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 193 रन बनाए थे। जवाब में राजस्थान की टीम 136 रन पर ही ऑल आउट हो गई। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना आज चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अबू धाबी में होने वाला ये मैच कोलकाता के कप्तान दिनेश कार्तिक के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, जो कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों मोर्चों पर अभी तक खेल रहे हैं। केकेआर अभी तक 4 मैचों में 2 जीत और 2 हार झेल चुकी है। ये उसका 5वां मैच होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।